बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज कौमी असम्बली से कौमी बजट 2020-21 अप्रूव हुआ। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज वहाँ पर स्पीच दी और उससे पहले जो वहाँ पर माहौल रहा, वो तमाम मामला था क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आज इमरान खान साहब ने की, वो स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान माइनस हो भी जाए, जो कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, तो आप लोगों की सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली। आप लोगों को जो एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ता है वो गुजरना पड़ेगा। जो भी कोई और आएगा वो भी एहतसाब करेगा। ये एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन उनका मतलब यही था। उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो आज एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। वो इस वजह से कि सिर्फ 160 अराकीन थे हुकूमती जिन्होंने वोट किया और पास किया बजट को। और कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना का शिकार हैं, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उससे पहले भी ये तमाम बातें जारी थीं। वो ये बातें थीं कि कुछ इत्तेहादी और कुछ MNAs हुकूमत के, वो हुकूमत से ही नाराज़ हैं। ओवरऑल सिचुएशन क्या थी, आपको ये दो क्लिप दिखाते हैं, ये देख के आपको समझ आएगी। फिर इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सारा अगला पिछला पता है, मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे हैं। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है PMLN में और PTI में फ़र्क क्या है। बड़े अपना सूट शूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात को साथ हैं। जो जाता है मगरब में अमरीकनों को कहता है कि मुझे बचा लो, अगर मुझे ना बचाए इंतहा पसंद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। माफियाज बैठे हुए हैं इदारों के अंदर। जिस पीपल्स पार्टी के दौर में इसका 8 अरब सरप्लस से जो इसका दिवालिया निकला था, वो आगे से कह रहे हैं जी मजदूरों को नहीं डाल। आसिफ ज़रदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। जब तक हम आप इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, हम ये मैं बजाय बेस्ट ऑफ टाइम्स अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा। आगे अच्छा वक्त है। लीडरशिप एक स्ट्रगल का नाम है। एक स्ट्रगल लीडर को बना। इस हुकूमत ने जो मुल्क की मईशत को तबाह किया है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं। वज़ीर आज़म बात कर रहा है उसामा बिन लादेन की। मुझे 32 साल असेंबली में हो गए हैं, इतनी बेहुदा गुफ्तगू आज तक मैंने कौमी असेंबली में नहीं सुनी। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। कमेटियां बनी, कमीशन बने, आज भी चीनी 90 रुपए की बिक रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि एतमाद हुकूमत खो चुकी है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। साथ ही साथ वो ये नहीं कहते कि अगर एतमाद का वोट वज़ीर आज़म ने ना लिया तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। दूसरी जानिब जो एक और इंपॉर्टेंट बात वज़ीर आज़म साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अगर मैं -1 हो भी गया तो आपकी जान नहीं छूटेगी। कुछ रोज़ पहले, 3 ही रोज़ पहले, जब उन्होंने इत्तेहादियों को इशाया दिया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं वाहिद ऑप्शन हूँ। उससे पहले एक कैबिनेट इजलास में वो ये कह चुके कि 6 महीने हैं वज़रा के पास, काम संभाल लें और अभी भी परफॉर्म करना शुरू कर दें, वरना उसके बाद सूरत हाल हमारे हाथ से निकल सकती है। आज शायद एतराफ़ कर रहे हैं कि -1 में हो भी सकता हूं, लेकिन साथ कह दिया अगर -1 हो गया तो आपकी जान नहीं छूटेगी। अली मोहम्मद खान साहब ने, जो कि पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि अगर -1 हो गए इमरान खान, कान खोल कर सुन लें, तो फिर जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी। ये सब मामला हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है उसका आपसे तारुफ कराते जाते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब है हमारे साथ, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, स्टूडियोज़ में आप हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त दिया आपने। रुमीना खुर्शीद साहिबा वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके भी वक्त का। नदीम अशरफ कायरा साहब हमें ओवर द फोन लाइन ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका भी कायरा साहब। बसरा साहब, सबसे पहले ये थोड़ा सा तजाद आ रहा है, एक हफ्ते की स्टेटमेंट्स हैं, किसी की भी नफ़ी नहीं की गई, किसी की तरदीद नहीं की गई थी। पहले ये कहा गया था कि वज़रा कारकर्दगी दिखाएं, 6 माह का वक्त है। दूसरा कहा गया मैं ही वाहिद ऑप्शन हूँ। आज कहा गया अगर मैं -1 हो भी गया तो आगे आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका, और बड़ी आपने अच्छा टॉपिक्स जो हैं वो किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपने 3 चीज़ें कही। आपने कहा कि नंबर 1, नंबर 2 जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं ही वाहिद ऑप्शन हूँ। ये पाकिस्तान के एक नंबर 1 फेक न्यूज़ जो चैनल चलाता है, फेक न्यूज़, उसके लिए मशहूर एक चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा, खुद ही नहीं ले रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता उनको कहा जाए। ये उनकी न्यूज़ है
प्राइम मिनिस्टर ने उस इशाइये के अंदर ऐसी कतन कोई बात नहीं की है, नंबर वन। लेकिन मैं कहता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फवाद चौधरी साहब ने की ये बात? जी मैं कहता हूं फवाद चौधरी साहब ने सर ये बात की? मैं फवाद चौधरी साहब को से बढ़ के बात करने लगा हूं ना। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, मैं कहता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो ओनली लास्ट ऑप्शन है। जरा आप सियासी तराजू के अंदर एक तरफ नवाज शरीफ को डालिए, यही अवेलेबल ऑप्शंस है ना, पनामा, झूठ, कतरी खत, ट्रस्ट डीड जाली, पाकिस्तान से लूट खसूट, टीटियां, इश्तहारी, बच्चे भागे हुए हैं, कोई जायदाद नहीं है, फिर मेरी अरब रुपए की जायदाद है, दादा की प्रॉपर्टी है, बच्चों की प्रॉपर्टी है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड और चोरी पे निकाला गया एक आदमी, तो कौन वाहद आखिरी बेहतर चॉइस है? इमरान खान सादिक और अमीन जो है। आप अगले पलड़े में डाल लीजिए जरदारी साहब को, वो तो बीमार हो गए, उनके बेटे को डाल लीजिए। अब देखिए, इस पर तो इंसान की हंसी नहीं रुकती। एक आदमी 25 साल सियासी स्ट्रगल करके आया, एक आदमी रात को वालदा की बनाई हुई जाली वसीयत के ऊपर आगे चेयरमैन बन गया। अब वो ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, अगर जरदारी साहब के बेटे ऑप्शन हो। उनकी बात क्या करें? नहीं, जो सादिक और अमीन है उन्हें क्यों लग रहा है कि वो -1 होने वाले हैं? इसलिए लग रहा है आज जो मेरा वज़ीर आज़म है ना, जो आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान के ऑर्थोडॉक्स यानी कि रिवायती सियासी माइंडसेट का हामिल नहीं है। वो सच बोलने वाला आदमी है। और आज पहले ये देखें ना, आज एक मज़ाक़ खेज़ बात और भी हुई। वो पहले अपोजिशन कहती थी प्राइम मिनिस्टर तो जी आते ही नहीं है, अब 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अब अपोजिशन नहीं आती है। भाई अगर तो आप ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आए और आपके इन चोरों की और इन नैबज़दगान की तकरीरें सुने, ये नहीं होगा। वज़ीर आज़म आएंगे, पहले भी आते रहे, अब और तवातर से आएंगे, लेकिन बड़ा सा आईना लेके आएंगे जिसके अंदर वो आपको दिखाएंगे कि असल में आप करते क्या रहे हैं। इसलिए अब एक बात तो ये है, अब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की क्यों? देखिए, बजट जब पास होने से पहले 2 दिन पहले के अगर आप मंजर ज़ेन में लाएं, पाकिस्तान के जो बदख्वाह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो कुछ सो कॉल्ड किस्म के दानश्वर भी हैं, कुछ लिखारी हैं जिनके कलम जो हैं वो कहीं बिक चुके हैं, जिनके अल्फाज कहीं रहन रखे जा चुके हैं, जिनकी तहरीरें कहीं से लिखी आती हैं, वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पले बड़े जो दानश्वर हैं वो, और सियासी जुगादरी कहते थे कि हमारे तोते फाल निकाल रहे हैं जी। हुकूमत के जो हरीफ हैं वो हलीफ बन गए हैं, हुकूमत ये बजट नहीं पास करवा पाएगी और चीज़ें जा रही हैं और -1 फार्मूला और ये हो रहा है, पीटीए के अंदर इख्तलाफ आ गया। जब आपने मुझे ये कहा कि 161 वोट, ये नून लीग को जरा एक बात सर, छोटी सी टेक्निकल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। कौन सी कम्युनिटी का कह रहे हैं? जर्नलिस्ट कम्युनिटी। मैंने नाम जर्नलिस्ट का ही नहीं है, मैंने दानश्वर कहा जी। नहीं, आप जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं साहब, देखिए आप मेरा मान सकते हैं, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि सो कॉल्ड दानश्वर जो हैं, तो जर्नलिस्ट तो सो कॉल्ड दानश्वर नहीं होते। जर्नलिस्ट जिसका नाम है, जो मैंने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ ना, ना रखें, इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दें। मैंने बाजवा साहब सुने, मैंने किस्म का कोई मुगालता किसी मैंने इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है और मैंने उसके अंदर जर्नलिज्म का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। जो जर्नलिस्ट है विद द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, जो जर्नलिस्ट है वो तो कभी भी बददियानत हो ही नहीं सकता, वो तो बददियानती की जिद होता है। मैंने कहा सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बैठते हैं, वहां जो किसी की सोच मुस्तार लेते हैं, उसके इवज भी कुछ वसूल पाते हैं और फिर वो प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने कहा तो आज प्राइम मिनिस्टर के मुखातिब वो सारे सियासी जुगादरी तोतों से फॉल निकालने वाले नाकाम पिटे हुए करप्ट टोला था, जो फिक्री बददियानत भी है, इखलाकी बददियानत भी है। और उन्होंने कहा कि ये जो आप कहते हैं ना -1 फार्मूला, और ये उन्होंने बजा कहा कि मेरी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो मेरे नजरिए के ऊपर सियासी तौर पर परवान चढ़े हैं। मेरा नजरिया बददियानती के खिलाफ दीवारे चीन का नजरिया है, तो बिल्कुल छोड़ देना। इमरान खान ना भी हो तो भी आपको बददियानती करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी पार्टी के लोग दीवारे चीन की तरह मिलेंगे। नंबर 1, अभी आपने क्यों लगा कि मैंने वैसे दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना है, जरा ब्रीफली इस पे कमेंट कर दीजिएगा, ये उन्हें अचानक क्यों लगना शुरू हो गया कि इमरान खान अगर ना भी हो, अगर इमरान खान माइनस हो जाए, साथ ही कहा कुर्सी की फिक्र नहीं है, कुर्सी चली भी जाए, कुर्सी आनी जानी चीज है, ये बातें पहले नहीं होती थी सर। उन्होंने कहा, इसलिए कहा बाजवा साहब, देखिए ना मैं आपको खोल खोल के बयान कर रहा हूं ना, उन्होंने इसलिए कहा
کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے بدخواہ ہیں, جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی انتشار کی فضا کو دکھا کے پاکستان کے لوگوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کھل کے کہا کہ اگر -1 جو آپ اپنے دل میں سجائے بیٹھے ہیں کہ شاید عمران خان ہی بدعنوانی کے خلاف ہے, شاید عمران خان ہی احتساب کی بات کرتا ہے, شاید عمران خان ہی سوال کرتا ہے, شاید عمران خان ہی چوروں کے سخت احتساب اور کڑے نظام کی ان کو بات کرتا ہے, تو انہوں نے کہا میری پارٹی کے اندر جو سیاسی نظریہ ہے, جس کی بار بار انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارلیمنٹیرینز ہیں, میرے جیسے ورکرز ہیں, یہ بھی سر مجھے ویسے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے بات. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں ہماری حکومت کہیں نہیں جا سکتی. وہ نظریہ اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا, میں نے باقی گیسٹس کو شامل کرنا ہے. دیکھیے ابھی عباسی صاحب کا آپ نے مونٹاج میں ان کا دکھایا انٹرو کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنی بیہودہ گفتگو نہیں سنی. میں دیکھیے عباسی صاحب کو یاد کراؤں کہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے ایک شخص نے جھوٹ بولا تھا, پرچے لہرا رہا کہ یہ میری جائیداد کے ثبوت ہیں. وہ لغو اور بیہودہ گفتگو تھی جو کورٹ کے اندر ثابت نہ ہوئی. پھر وہاں پہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جس کی گفتگو استعمال کی گئی وہ یہ ڈائگریس ہو رہی ہے, گفتگو کہیں اور چل رہی ہے. میں رومینہ خورشید عالم صاحبہ, آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں -1 ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی, اور ساتھ علی محمد خان صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ اگر عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی. تو آپ لوگوں کا ارادہ ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا, اور دوسری بات جہاں تک آپ نے بات کی -1 کی اور مائنس اس طرح کی بات یہ کہ دنیا مکافات عمل ہے اور انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے, اور دوسری یہاں پر بات کی گئی کہ عمران خان ہی وہ ہے, عمران خان ہی وہ ہے جو سوال پوچھتا رہی ہے, اور وہ اس قسم کی بہت باتیں ہم گزشتہ 2 سال سے سنتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں ایک چیز کے لیے سب سے ریکویسٹ ہمیشہ کرتی ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رب کی ذات جس کے وسیلے سے ہم سب لوگ اس دنیا میں آتے ہیں, ہمیں چیزوں کو پریکٹیکلی کرنے کی بھی ضرورت ہے. مدینہ کی ریاست کہنا, اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہونا, ہم سب نے انہی ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اوتھ بھی لیا ہے, اور اسی اوتھ کے تحت پچھلی دفعہ جو لوگ پارلیمنٹ کا حصہ تھے جس میں عمران خان صاحب خود بھی موجود تھے, اور جو کہ میرے بھائی نے کہا سو کالڈ عمران خان صاحب, میں کہوں گی جس طرح وہ سو کالڈ اپوزیشن کہتے ہیں, تو سو کالڈ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کتنی باتیں کی اور کتنی باتوں پہ یو ٹرن لیا. -1 وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, یعنی کہ ان کو خود سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کو اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے تو ان کو پتا چلتا تھا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, صبح اٹھے تو پتا چلا کہ دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے, یہ ایسی چیز تو نہیں نا میڈم, یہ ایسی چیز تو نہیں ہے -1 کے وہ تہیا کر کے کہیں گے میں -1 ہو جاؤں گا. یہ تو ویسے ایک بات کی ہے انہوں نے, اس پہ یو ٹرن. دیکھیں ہم نے تو کہا نہیں, وہ خود سے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ اس خوف میں تو وہ خود ہی مبتلا ہیں. اور باقی رہ گئی بات, کیونکہ -1 کا نام تو ابھی تک کسی اپوزیشن کی جماعت نے نہیں لیا. ہاں نو کانفیڈنس کی بات, ووٹ کی بات کرنا, تو یہ تو ایک آئینی پریکٹس, اور یہ تو اس کا تو کوئی اس میں کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی اسٹرینتھ پوری ہے, آپ خود میں خود مضبوط ہیں, تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ بیکاز انسان ہمیشہ میرے خیال میں اسی چیز کا ذکر بار بار کرتا ہے جس سے وہ خود خوفزدہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب خود اس چیز کے پریشان ہیں, اور جمہوریت کی بات کرنے والے اس وقت جو لوگ بات کرتے ہیں جمہوریت کی, تو جمہوریت کی بات کرنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو یہ اس طرح سے, ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کو ہم نے پریکٹیکلی پریکٹس کیا اس طرح سے کہ جبکہ ہم لوگ تمام تر اپوزیشن کی جماعتیں الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننے کے باوجود بھی تمام تر لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رخ کیا, اور آج بھی چاہے لولی لنگڑی جمہوریت جس طرح سے بھی چلاتے ہیں, سب نے ساتھ دینے کی بات کی, لیکن وہ وزیر اعظم, وہ اپنے آپ کو کہنے والا وزیر اعظم یا مدینہ کی ریاست, اگر وزیر اعظم میڈم یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم نہیں کہتے جی, کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ عوام کا ہاتھ اپنے لوگوں, جو اپنے لوگ ہیں, جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکے, بات کر سکے. وہ آج تقریر کر رہے تھے وہاں پہ, وہ آئے وہاں پر, آپ لوگ پہلے ان سے واک آؤٹ کر گئے, تو یہ بھی کچھ بات سمجھ لیں. آج کی واک آؤٹ کی بات نہیں ہے, دیکھیں آج کیا واک آؤٹ کی بات نہیں بات ہوگی, بات یہ کہ وہ تو اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو حق ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. واک آؤٹ کی پہلے کی بات میں یہ کروں گی, کیا مجھے بتائیں جب ہزارہا دفعہ اپوزیشن نے گورنمنٹ کو یہ کہا
اور پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم لوگ مل کے چلنا چاہتے ہیں, تو کب سنا گیا یہ بات کو؟ آج واک آؤٹ کی تکلیف ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں وہاں پر ہمیں باتیں کرنے والے, یہ پہلے اندر اپنے گریبان میں جھانکنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جس قسم کی گفتگو وہاں سے مراد سعید صاحب اٹھتے ہیں, کیونکہ ایک ہی تو نمونہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس نے اٹھنا ہے اور اٹھ کے تمام تر لوگوں کو باتیں کرنی ہے, کبھی کسی کے لیے بات کرنی ہے. میں اپنے بھائی کی بہت عزت کرتی ہوں, اور کیونکہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ ٹاک شوز میں ڈن ٹوگیدر, بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ. بات کرنے کا طریقہ ہر ایک کا ہوتا ہے, لیکن عزت اور ظرف ہونا وہ بھی بہت بڑی بات ہے, جو کہ انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو پارلیمنٹ میں دیکھ کے پریکٹس کی ہے کہ اگر کوئی بات ٹھیک اچھے طریقے سے بات کر رہا ہو تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم میں غیرت نہیں ہے کہ تم کیسے بات کر رہے ہو. یہ آئی ہیو ہرڈ ود مائی اون ایئرز. So I think this is very unfortunate. ٹھیک, اور ندیم اصغر قائرہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا ہے. کر لی ہے. ٹھیک, قائرہ صاحب آپ کا کیا موقف ہے, آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دیں, بجٹ کو انہوں نے نامنظور کر دیا, ساتھ ہی ساتھ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی بات وہ نہیں کرتے, کوئی ایسا پریکٹیکل سٹیپ وہ نہیں بتاتے کہ جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم چلے جائیں. تو پھر اگین مطلب ایک کھوکھلا سا لگتا ہے کہ استعفیٰ دے دیں جسٹ فار دا سیک آف اپوزیشن. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ کم ہیں. دیکھیں جس دیر تک تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی نہ ہوں, جس کا بلاول صاحب نے اظہار بھی کیا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہوگی تو ہم آل پارٹی کانفرنس بلائیں گے. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر پھر آپ یہ کلیم ضرور ہاں اگر آپ ہمارے پاس نمبر ہوں تو ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آ رہے ہیں. جس طرح میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ جی مائنس کیا میں نہ ہوا تو وہ علی زیدی صاحب کے ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا, تو میں تھوڑا سے پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ ایک مشرف نامی بندہ بھی ہمارے ملک میں تھا جس کو یہاں پر ابھی اسی اسمبلی میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے جو کہتے تھے کہ 10 سال تک اس کو وردی میں ہم صدر جو ہے وہ منتخب کریں گے, تو لیکن مقافات عمل ہے وہ ایک دن اس کو وہی مکے لہرا کر جب کراچی میں کچھ لوگ عارف ہو رہی تھی. بات سن لے نہیں, آپ ہی کی بات سے میں ایک چھوٹی سی بات صرف بیچ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس بات پہ لینا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ کو آپ جمہوریت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ نہیں, میں نیشنل گورنمنٹ کو کبھی بھی جمہوریت نہیں سمجھتا. میں ہمیشہ جو سیاسی جماعت عوام میں سے اکثریت لے کر آئے میں اس کو جمہوریت سمجھتا ہوں. میں نیشنل جو گورنمنٹ بنے میں اس کو جمہوریت نہیں سمجھتا. کیوں بنے؟ سیاستدانوں کا سیاستدان فیصلہ کر کے اسمبلی میں فیصلہ کر کے اگر نیشنل گورنمنٹ بنائے تو اس سے میرا اتفاق ہو سکتا ہے. یہ کوئی باہر سے جس طرح موجودہ وزیر اعظم صاحب کسی طریقے سے آگے ہیں اس طریقے سے آئے. اور دیکھیں جو یہ کلیم بڑے اپنے آپ کو بڑا کلیم کرتے ہیں, پہلے بتائیں کہ سکینڈلز کی گورنمنٹ کس کو کہا جا رہا ہے. آج چینی کا سکینڈل ہے, آٹے کا سکینڈل ہے, بی آر ٹی کا سکینڈل ہے, معلم جبا کا سکینڈل ہے, اس کے ساتھ آٹے کا سکینڈل. کون سا سکینڈل؟ پیٹرول کا دنیا کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے. دیکھیں پی ایس او جو ہماری گورنمنٹ کا انکوائریز بھی تو ہو رہی ہیں سر ان کی. جی انکوائریز ہو رہی ہیں. تو میرے بھائی میری بات سنو, 2 سال سے تو لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, اگر مائنس ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ میرے بعد بھی احتساب ہوگا. تو مجھے مطمئن کر دیں میرے بھائی کہ بسرا صاحب خود بھی لا کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ ان کو پتہ ہے اسپیڈی کورٹس میں اگر کیس چلائیں, کرپشن کے کیس اگر چلاتے, آج تک 32 سالوں سے سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی کو بھی انہوں نے سزا دلوائی ہو؟ یا آج انہوں نے 2 سالوں میں جب ان کا وقت آیا سوائے کریکٹر اسیسینیشن اور انکوائریاں کرنے کے اور نوٹس لینے کے علاوہ اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کی مجھے نشاندہی کر دیں. میں سمجھتا ہوں میں تو یہ عرض کروں گا سر, جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں ان سے تو حکومت ویسے ہی اعلان کرتی ہے کہ یہ ادارے ہمارے انڈر نہیں ہیں, انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہے, تو وہاں پر پروسیکیوشن دیکھیں میرے بھائی جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں تو پھر احتساب کا یہ کون سا نعرہ لگا رہا ہے؟ پھر یہ ہو یا نہ ہو پھر کیا ہے؟ پھر تو اداروں کا کام ہے نا. ویری ویلڈ پوائنٹ. سارے انہوں نے پکڑنا ہے, انہوں نے کیس بنا کر جانے ہیں. پھر ان کے لوگوں کو کیسے مصروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عید کے بعد یہ ہو جائے گا, عید سے پہلے یہ ہو جائے گا؟ ان کو حرام ہوتا ہے, یہ کیسے ان کو پتہ پھر چل جاتا ہے؟ رومینہ صاحب آپ بھی کیا قائرہ صاحب کے ساتھ اگری کریں گی کہ ابھی آپ کے پاس چونکہ نمبرز نہیں ہیں اس وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نہیں لے کر آ رہے؟ ہوتے تو آپ لے آتے,
लेकिन आज मैं एक आप उधर जाने से पहले माजरत साहब, इंतहाई माजरत के साथ पहली बात यह कि हमें की जरूरत नहीं है। जो आसफ अली जरदारी साहब ने बड़े मशहूर बात की थी कि उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत हम नहीं गिराएंगे, ये अपने बोझ से गिर जाएगी। आज 160 हो गए, 12 कम हो गए, मजीद देखें कितने कम होते हैं। सही हो गया। वैसे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, आप वो इदारों वाली बात आपकी अपनी जगह पे बजा थी, लेकिन वो सिर्फ नैब के हवाले से थी। FIA बहरहाल वजीर आजम के अंडर ही है और आसिफ अली जरदारी के केसेस वहां पर चले हैं FIA के अंडर, तो उस हिसाब से एहतसाब का जो दावा है वजीर आजम का वो वहां पर मुतसादिक आता है। FIA के अंडर है तो केसेस फैक्ट सर, मैं सिर्फ एक फैक्ट स्टेट किया है। क्या किया है वो उसका जवाब बसरा साहब देंगे, मैंने तो सिर्फ एक फैक्ट स्टेट किया है। रुमीना साहिबा, आपकी इस पे क्या राय है कि आप भी यही समझती हैं जो कायरा साहब कह रहे हैं कि चूंकि अभी आदाद पूरे नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं है, इस वजह से सिर्फ मुतालबा है कि वजीर आजम एक कॉन्फिडेंस का वोट ले लें पार्लियामान से, वगरना आप लोग शायद उनसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते वहां पे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि चूंकि मैं कायरा साहब की आवाज को नहीं सुन सकी कि वो क्या उन्होंने अपने सवाल का जवाब दिया, तो इसलिए मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकती। दूसरी तरफ जो बात है, मैं अपनी जाती नजरिए के मुताबिक जो है मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट है, जो भी स्टांस है, वो तो पार्टी स्पोक्स पर्सन जो है वही देंगे, वही देंगी मरियम औरंगजेब जो है, जो भी होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि मैं हमेशा ये कहती थी कि जो भी है, जरूर चाहते थे कि वक्त अपना जो है वो पूरा करें, ताकि अवाम को भी नजर आए, लाने वालों को भी पता चले कि किस तरह से हुकूमत कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी, हमारी सोच से भी जल्दी जो है वो 2 साल के अरसे के अंदर ही एक्सपोज हो गए। हम पे ये कहने वाले कि हम लोग चोर हैं, डाकू हैं, ये पुराने लोग हैं, पुराना पाकिस्तान तबाह करने वाले लोग। तो आई थिंक ये तो वक्त ने साथ साथ ही दिखा दिया। और जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, तो वो एक आईनी अमल है, वो एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस भी है। उसके अंदर जो भी होगा, जैसे भी होगा, आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई लायामल होगा तमाम जमातों की तरफ से, तो वो तो सीनियर लीडरशिप या पार्टी स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो भी होगा वो जरूर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसके ऊपर जो है वो जो आज शायद आपका जवाब आ गया इस पे। एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक से वापस आते हैं नाजरीन। तो APC की भी बात करेंगे कि क्या एजेंडा होगा इस APC का जो अपोजिशन बुलाने जा रही है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के नजरिए की जो बात हो रही थी, वो हमने बसरा साहब से पूछना है कि क्या मेनोअन उसी तरह से उस नजरिए पर तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई है तो क्या वो उस पर कायम हैं। इस ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए की बात कर रहे थे, जिसकी इमरान खान साहब ने आज बात की कि जब तक हम अपने नज़रिए पर कायम हैं, हमारी हुकूमत कोई गिरा नहीं सकता। इस पर बसरा साहब से पूछेंगे। क्विक क्वेश्चन बसरा साहब, वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें, बिल फ़र्ज़ महाल, सिर्फ फ़र्ज़ करने के लिए फ़र्ज़ कर लें, अगर इमरान खान साहब माइनस हो जाते हैं, तो जैसे फैसल वाबडा ने कैबिनेट मीटिंग में अपने खदशात का इजहार किया कि ये शख्स भी वज़ीर आज़म बनने को तैयार बैठा हुआ है, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नाम आ सकता है वज़ीर आज़म के लिए अपार्ट फ्रॉम इमरान खान? देखिए, मैं पहले सबसे तो रुमीना और हमारे जो भाई हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, इस सवाल को भी मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। देखिए, रुमीना ने कहा कि अनएथिकल को गुफ्तगू शायद इसमें कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कतन कोई अनएथिकल गुफ्तगू रुमीना आपा नहीं की है, मैं तो आपका भी बड़ा हमेशा से रिगार्ड करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ देखता हूँ। जी, आपको तो मैंने अप्रिशिएट किया है। नहीं, मैंने क्या आप नहीं, वो पार्लियामान में जो अनएथिकल स्पीचेस करते हैं उनकी बात, मैं पार्लियामान के मुराद सईद की बात उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि जब मैं मियां नवाज शरीफ साहब का टेन्योर देखता हूँ पार्लियामेंट के अंदर, तो मुझे वो बीबी शहीद के टेन्योर की तमाम गुफ्तगू याद आती है। मुझे याद आती है कि कौन पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर उनके ऊपर फप्तियाँ कैसा करता था, कौन लोगों से कहा करता था अपने MNAs को कि इनके ऊपर कभी किस्म की गुफ्तगू करें। हमें सब याद है, कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में कौन किसकी किरदार कुशी करने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल करता रहा है। हमें सब याद है कि किसने किस नर्सरी से पल के आया। आज जो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं ना, जब प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि मेरे इस तरफ जो बैठे हुए जमहूरियत के चैंपियन हैं, हम इन सबको जानते हैं। मुझे भी, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैंने किताबी सियासत भी पढ़ी हुई है, यानी कि जो किताबों में हम पढ़ते हैं, तो अमल से भी हमने देखा हुआ है। हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह एक काउंसिल का इलेक्शन हारे, फिर किस तरह से वो मिनिस्टर बन गए और फिर किस तरह से वो चीफ मिनिस्टर बन गए। एक छोटा सा इसमें वो कहते हैं कि एवरी सिनर
has a future and every saint has a past. अच्छा, उसमें Why देखिए get into माजी में जाने की क्या जरूरत है? अभी जो देखिए मामला चल रहा है, अगर बाजवा साहब उसूली बात है तो क्या जरूरत है? आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं और रुमीना भी शी इज़ वेल एजुकेटेड, मैं आपके सामने लोग भी सुनने वाले एजुकेटेड, तारीख से पहलू तही नहीं हो सकती। आज भी अगर कत्लो गारत और बर्बरियत का नाम आता है तो लोग हलाकू खान की मिसाल देते हैं। अगर आज भी इल्म इरफान का नाम आता है, सियासियात का नाम आता है, लोग एरिस्टोटल की मिसाल देते हैं। आज भी दुनिया को तब्दील कर देने का नाम आता है तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं। माजी से आप जुड़े रहेंगे तो आगे चलने के बेहतर तरीके से। इस तरह मैं कहूँगा कि हमें सब खबर है ज़रा ज़रा, इसलिए कौन अनएथिकल है कौन नहीं, ये डिबेट लंबी है। इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन है? मैं आपको बताऊं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीडर हैं वो इमरान खान है। कतन आज तक हमारी जो इंट्रा पार्टी की पॉलिटिक्स है ना, आप कह लें कि मैं उसमें सबसे बेहतरीन दस्तरस रखने वाले चंद लोगों में हूँ जो हमारी पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स है। हमारी पार्टी में आज तक इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं उभरी है। ये सारी गुफ्तगू सारी की सारी उन लोगों की है जो पहले सेनेट के अंदर इलेक्शन में हारे और फिर दोबारा से वो उस पर मात की बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं कह रहा हूँ कि जब पहले सेनेट में हमसे हारे, फिर दोबारा से कहा चेयरमैन सेनेट बदलना है, फिर अपने लोग भी गंवा बैठे। अभी मेरे भाई कह रहे हैं देखिए अब मैं क्या करूँ, कितनी फिक्री बददियानती है कि अभी ये मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन कह रही है क्योंकि बिल अपना बजट पास हो गया जी, इनको दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। भाई सारी दुनिया को पता है कितने लोग बीमार थे, कितने पाकिस्तान से बाहर थे, कौन नहीं आ सके। इसके बावजूद बाजवा साहब देखिए कैसे हाथी के दांत हैं। ये खाने के और हैं, खाने से मेरी मुराद कमीशन है, और दिखाने के और हैं, मतलब पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू और तरह करते हैं। पिछली दफ़ा जो बजट हमारा पास हुआ, हमारी अददी बर्तरी थी 28 नंबर्स की, 28 वोट की। इस दफा हमारी अददी बर्तरी है 42 वोट की, और ये कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नंबर ऑफ वोट्स कम है ना सर, 160 वोट्स हैं आज, क्यों नहीं है? हाँ। देखिए हमारी ये जो मार्जिन बढ़ा है और तादाद इसलिए कम है, कुछ लोग कोरोना की वजह से नहीं आए, कुछ बैरूने मुल्क हैं। हो गई बात, आप सुनिए, ठीक हो गया, चले वो आ जाएंगे बैरूने मुल्क से वापस और इंशाल्लाह ये कोरोना से सेहतयाब हो जाएं। आप उसके बाद हम कहते हैं कॉन्फिडेंस करवा लीजिएगा। आप बाजवा साहब आप बैठे हुए ना, अगली बात सर, रुमीना ने तो कह दिया कि उनको ये पता ही नहीं, ये तो मुस्लिम लीग नून की कोई और लीडरशिप बताएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ, मैं इनको भी चैलेंज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, थोड़ी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कीजिए। आप ये गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक, फैज़ के शेर, उसकी नज़में, फलाने सियासी कसीदे छोड़ दीजिए। आप एक सादा कागज़ के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस मूव कर दीजिए। क्या होगा भाई, हार ही जाएंगे ना, आप हार ही जाएंगे। पहले कौन सा आप जीते हुए इलेक्शन, आप आ रहे हैं सेनेट में, हमसे आप पिटे हैं, पंजाब आप हमसे हारे हुए हैं, पाकिस्तान में आपके दुर्गत लोगों ने हमारे साथ मिलकर बना दिया, हार ही जाएंगे ना। मैं दावे से कह रहा हूं, ये क्यों नहीं करते? इनको पता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद 42 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कनेक्शन के अंदर है, वो इनको वोट नहीं करेगा। ये बिल्कुल लोगों के सामने, ये बिल्कुल सियासी तौर पे खुल के नीचे गिर जाएंगे कि इनके पास फॉरवर्ड ब्लॉक भी तो खुल के कहीं पर सामने आए ना। मैं भी बताता हूं, रुमीना से पूछ लीजिए, मैं बताऊं नाम रुमीना को। अच्छा, रुमीना को भी गुजरांवाला किया ना, चलें आपके प्रोग्राम में सुनते लें। रुमीना को मैं बताता हूं, ये देखें इनके चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी। गुजरांवाला के अंदर से इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जहां से ये इलेक्ट होकर आई हुई है, वहां से एमपीएस हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। इनको पता है कि नहीं पता? मैडम आपको पता है कि आपकी पार्टी में 42 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? बन चुका है। अब वैसे बन नहीं सकता, आप आईनी तौर पे अब फॉरवर्ड ब्लॉक बन नहीं सकता, वो मामला है नहीं, वो फ्लोर क्रॉसिंग पूछ लें। मैं जी श्योर रिप्लाई करें। गुजरांवाला से उस एमपी का नाम इनको पता है, पूछ लें। नहीं, मैं बिल्कुल मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इन्होंने पहले कहा कि रुमीना को तो शायद पता नहीं है कि कौन सी क़यादत करेगी, हमारी प्रॉपर क़यादत का भी पता है। रुमीना नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं मैडम, पूछ रहे हैं आपको पता है कि आपकी पार्टी में 42 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक है? रुमीना, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपने कहा कि मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी प्रॉपर्ली। थर्ड प्रॉपर हुई है ना, तो आई वांट टू रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। बात ये है कि इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बड़ी गुफ्तगू होती थी, तो जब हमारे दौर में पीटीआई ऑपोजिशन में थे तो क्या ये फूल बरसाते थे? क्या इनकी जुबान उस वक्त बहुत अच्छी थी, तब ये लोग कसीदे नहीं पढ़ते थे? वो लोग जो कहते थे कि मुझे लोग कस्में उठा के, अल्लाह माफ करे मैं तो बात भी नहीं करना चाहती उस तरह, लोग कस्में उठा के कहते थे कि मैं तो चपड़ासी ना रखूं, उनको रख लिया, किसी को आपने पंजाब दे दिया।
बहरहाल वो सारी फजूल और बातें मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जिस किस्म के इल्जामात लगाते हैं, एक दफा नहीं 10 दफा इन्होंने बहुत दफा कहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक PMLN में बन गया, ये इनकी हसरत ही रहेगी और ये हसरत ही रहेगी इंशाल्लाह। और एक आधा गंद जो है इधर से उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो मुझे नाम भी नहीं जानना, ऐसे किसी बंदे का नाम मुझे नाम का पता है कि वो कौन MP है। आप पहले 42 लोगों की बात करते हैं, फिर आप एक MPA पे आ जाते हैं। गुजरांवाला की आपकी रुमीना आपा आपके शहर के एक बंदे की बात कर रहा हूं। मैं बात करना चाहूंगी पूरी। जी। और दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, और ये क्यों नहीं तहरीक के लाते, इनको ये पता है। देखिए बात ये कि तहरीक उन्होंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सिंपल सा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दें सादा कागज के ऊपर। कंप्लीट मैं आपने जब इल्जामात लगा रहे थे और बातें कर रहे थे, मैं प्राजी मैं सुन रही थी और मेरी भी सुनो। बात ये है कि आप इल्जामात लगाते और आप कहते हैं कि जी ये क्यों नहीं लेके आते, क्यों नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप मुझे बताएं कि आपने जिनको रोका है, जिनको रोका था उनको क्या क्या दे के रोका? हमने तो किसी को नहीं रोका। आमिर डोगर साहब ने मना लिया जी उन्हें। हमारे मेंबर्स उठ के आपके गए, आपके तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं या अल्लाह हमें फांसी लगा दो, हमें फांसी लगा दो। ये किसने कहा था? मैडम देखिए मेरी बात सुने, फंड्स दे के रोका है और हम लोगों ने तो बहुत सारों को फंड्स दे के रोका है, और आपकी पार्टी तो हमेशा फंड्स खुले देती थी MNAs MPs को। रहा है आपकी जमात का वतीरा रहा है इल्जामात लगाना, लड़ाई झगड़े की सियासत करना, तूतड़ा करना। चीजें आनी और जानी है देखिए, लेकिन वक्त बताएगा कौन सही था कौन गलत है। आज बेशक आप अपनी जमात को डिफेंड कर रहे हैं, मैं अपनी जमात को डिफेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं डिफेंड इस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से आप कर रहे हैं। मैं तो नो कॉन्फिडेंस वाली बात, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात, अगर हम गलत, अगर कोई चीजें वो मुकदमे है, वो अदालतों में है, और जिस तरह बहुत सारी चीजें नजर आती रही इंशाल्लाह वो भी आएंगी। लेकिन ये कहना कि लोग कोरोना के पीछे छुप गए, ऐसा कतन कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई, आपने तो पॉजिटिव लोगों को बुला लिया सवाल पे। अच्छा लोगों की जिंदगी से खेलो, की बातें अपने ख्वाब ख्याली, इनको अपने ख्वाबों में खुश रहना चाहिए। रुमीना आपा एक सवाल का जवाब दे दें। मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कब लेके आ रहे हैं? इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा अगर आपको शौक है, और तमाम APC आएगी। देखिए मैं पार्टी APC आएगी ना, उसके बाद उससे पहले वो वैसे कायरा साहब ये बात कर चुके हैं, बसरा साहब कायरा साहब इससे पहले ये बात कर चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि अभी दोनों पार्टीज मिलकर बैठती हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उनके आदाद कितने हैं। मैं बात करना चाहूंगी, प्लीज मुझे कंप्लीट दोनों के मिला के मतलब वोट करना है उन्होंने, तो वो उसको फेल नहीं होने देना चाहते हैं। इस वजह से वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बता दिया जाता है। तो इनका जो शौक है इंशाल्लाह APC होगी, जो भी होगा उसमें जरूर पूरा हो जाएगा। फिर क्यों करते हैं? अच्छा APC में कायरा साहब APC में अगर इस किस्म का शौक जिसकी रुमीना बाजी बात कर रही है वो पूरा हो जाता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप ले आते हैं, आपके पास तादाद पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है आगे? मतलब एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं जानना चाह रहा हूं। मशीन नहीं है, मैं मशीन नहीं है, मैं एज अ सिटीजन चलेगी वो बसरा साहब बताएंगे, मैं उसका क्या कहूं। मैं तो कायरा साहब से पूछ रहा हूं, कायरा साहब अगर हमने फर्ज कर लिया कि APC के बाद आप फैसला करते हैं कि आपके पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन क्या है फिर पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानियों के पास, अवाम के पास क्या ऑप्शन है? और ये भी ज़हन में रखिएगा इस वक्त ये जो कोरोना वाला मामला चल रहा है, इनमें इलेक्शंस करवाने हैं क्या? पहली बात ये है कि ये तो कबल अज़ वक्त बात है कि ये तो लीडरशिप के फैसले होते हैं। मेरे जैसे कारकुन इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकते। बार बार बसरा साहब कह रहे थे 22 सालों की जदोजहद है, और ये लोग किसी लीडर के बारे में, बड़े लीडर के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने क्या किया। देखिए 96 और 97 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के हलकों के रिजल्ट देख लें, उनको कितने कितने हजार वोट मिला था। और जब उनके ऊपर सरपरस्ती आई 2008 में, और उसके बाद उनके वोटों में इजाफा हुआ, और फिर जो नजरिया होता है, जो बार बार मेरा भाई नजरिए की बात कर रहे हैं, मेरे भाई नजरिया हो तो फिर नजरियाती लोग, जैसे आप जैसे लोगों को, नजरियाती लोगों को टिकट मिलने चाहिए थे, आप जैसे लोग आगे आने चाहिए थे। जो लोग हमारे इलाकों में नजरियाती लोग आपके बैठे हुए थे, वो सारों को आपने कुर्बान कर दिया। तो क्या नजरियाती ये होता है कि आप हमारे, जिनके ऊपर आप जिस वक्त अपोजिशन में थे आप कहते थे कि ये गंदे अंडे हैं, ये चपड़ासी है, ये कातिल है, इनके खिलाफ मैं लंदन में जाकर केस करूंगा, इनको मैं जेलों में डलवाऊंगा। तो मेरे भाई जी, अगर आप अपने मफादात की खातिर नजरिए से भी हट गए, करप्शन के जो मौकफ से भी हट गए,
सारे लोग आपने अपने साथ बिठा लिए और आज आप बड़ी बड़ी बातें करें, ये मैं समझता हूँ कि कायरा साहब आप तो बहुत बेहतर नजरियाती समझते हैं, काफिला सियासत में ये आपके मामला तो होते हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने भी सड़कों पर घसीटना था, वो भी तो साथ जाकर बैठे जरदारी साहब के, सियासत में तो ये सब कुछ चलता है, स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। ये नहीं है, मैं कुछ और पूछ रहा था हमें तो गंदा कहा जाता है, हमें तो गलत कहा जाता है, तो उनके कहने से आप गलत हो गए क्या? सियासत के लंबरदार थे, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। और उसका देखें, अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये अल्फाज कहे थे तो उन्होंने सरेआम माफी मांगी थी, तो फिर इमरान खान साहब भी सरेआम माफी मांगे कि मैंने जो कहा था मैं गलत कहता था, हमने जो कहा था ठीक कहा है, हमने गलत कभी बयान नहीं नहीं करता था। नहीं कायरा नहीं, साहब वैसे उनकी प्राइम माफी मिनिस्टर तो खैर इमरान मुझे खान भी ने नहीं जो याद। कहा वो सही कहा, इसलिए कि वो आप माफी मांग सकते हैं कि मैं पेट फाड़ूंगा, फिर माफी मांग ली कि ये तो मैं ऐसे ही कर रहा था, एक सियासी डुगडुगी बजा रहा था, ये नहीं कायरा साहब वो मांग नहीं सकते ना, उन्होंने सच बोला है। कायरा साहब मेरी बात सुने ना, बुरा मैं महसूस, आप सुन तो लेना कायरा साहब, कायरा साहब इमरान खान ने कहा कि आप लोग चोर हैं, आप एक गठजोड़ में हैं, अच्छा तो वो कायरा क्यों माफी साहब मांगे? एक बात मुझे ये बताएं, वो क्यों माफी मांगे? नवाज शरीफ चोर नहीं निकला, आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ को सजा कोई इस बात पे थोड़ी हुई है कि मस्जिद से उन्हें क्लॉ के तारा था, चोरी में सजा हुई है, मोहल्ले में लड़ाई पे नहीं हुई। वो नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं है, जब आसिफ अली जरदारी साहब को सजा होगी ना सर, बाकायदा कोर्ट से सजा होगी, तो फिर उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा ना कि उन्होंने चोरी की, उससे पहले हम ये असर्टेन तो नहीं कर सकते। देखें बत्रा साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी भी सरेआम इंटरव्यू टीवियों पर बैठकर, प्रेस में बैठकर अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद नहीं करते। नहीं बिल्कुल करते हैं सर। चौधरी निसार साहब पता नहीं कितनी दफा कह चुके कि मेरे दिल में कुछ राज है, मैं बताऊंगा, और इशारे के नाइयों में बात करते अभी बताता हूं, मैं नहीं करते। जुल्फकार मिर्जा साहब आपकी पार्टी के थे, मिनिस्टर भी थे, और सर पे कुरान रख के कहते थे कि बीबी शहीद को कत्ल करवाया, शहीद करवाया अपना सरदारी साहब ने, के कातिल कौन थे, वो सब कुछ वो बातें नहीं उन्होंने कहा था सर। ये मेरे भाई ये गलत बात। अच्छा कैसे आप मेरी तो बात सुने ना सर, मैं देखिए आप उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। कायरा साहब मेरी अर्ज सुन लें, कायरा साहब मेरी अर्ज सुन लें। मिर्जा ने क्या कहा था मैं बताता हूँ आपको, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बता सकता हूँ कि उसने क्या कहा। लियारी गैंग वॉर को बदन के ऊपर कपड़े हैं ये अल्लाह और आसिफ अली जरदारी ने दिए। उफ अल्लाह, और ये भी कहा था, लेकिन जो मैंने कहा वो भी कहा था। और नहीं सर जब उन्होंने अनवर मजीद का नाम लिया, कायरा साहब ये बात कहीं और चली जाएगी कायरा साहब बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन मिर्जा साहब ने कहा था कि अनवर मजीद नामी पहली दफा जिंदगी में हमने नाम अनवर मजीद का वैसे जुल्फकार मिर्जा की जुबानी सुना था, और उन्होंने कहा था ये उनके फ्रंट मैन है, और मेरी 2 शुगर मिले हथियाली हैं आसिफ अली जरदारी ने। ये पार्टी की टॉप लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे, और वो कैबिनेट मेंबर थे। लियारी गैंग वॉर को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। बात कहीं और निकल जाएगी ना। अभी मैं कायरा साहब आपसे पूछना ही चाह रहा था, कायरा साहब चलो मेरी बात सुने, जहांगीर तरीन किसका फ्रंटमैन था? कायरा साहब वजीर नहीं, जहांगीर तरीन किसका? मेरी अर्ज सुन ले कायरा साहब, फ्रंटमैन था चीनी से नदीम बाबर किसका फ्रंटमैन है? किसका आप बता दीजिए, आप बता दीजिए सर। उन पे भी अभी साबित होना बाकी है ना, जैसे मैं ये पहले अर्ज कर रहा हूँ कायरा साहब, मैं जब इतनी बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपके सामने कायरा साहब जब ये बात कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जब तक बाकायदा इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोसिक्यूट नहीं हो जाते, हम नहीं किसी को चोर कह सकते, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था, मैं आप नहीं बसरा साहब कर रहे थे, मैं आपसे नहीं, मैंने कहा कि आप वो जुल्फकार मिर्जा से रेफरेंस निकला था सर, वो आपने कहा कि पहले कभी किसी कैबिनेट मेंबर ने इस तरह टीवी पर आके बात नहीं की, तो उस पे बात हुई थी। ये कुछ जानबूझकर बीच में अलहदा से निकाल के हम लेकर नहीं आगे बात। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कुछ रोज पहले आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के बयान थे कि इत्तेहादी वजीर आजम को छोड़ रहे हैं, वजीर आजम की अपनी काबीना के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। आज जो बजट पास हुआ वहां पर नजर आया कि इत्तेहादी भी साथ हैं, और तकरीबन तमाम जो उनके एमएनएज है वो भी साथ हैं, सिवाय उनके कि जिनको बकौल इनके कोरोना हुआ है। तो अब आप क्या कहेंगे? अभी भी आपको लग रहा है कि इत्तेहादी वजीर आजम के साथ नहीं है? मैं कह रहा हूं कि इत्तेहादीन के साथ नहीं है, इत्तेहादीन से मुतमिन नहीं है, जो वोट क्यों कर देते हैं सर? मुतमिन नहीं है, हुकूमत दी गई है वो इनसे मुतमिन नहीं है। बात यह है कि इनको जिन्होंने मुंतखब किया है, सिलेक्टर्स पीछे बैठे हुए हैं। कौन सिलेक्टर्स हैं? कौन कायरा साहब कौन सिलेक्टर्स हैं? कौन है सिलेक्टर्स? कौन सिलेक्टर्स हैं? वो जिनका आप उंगली उठाकर आप कहना हिम्मत मर्दा दिखाएं, जवाब मर्दी दिखाएं। कौन मुझे नहीं समझ आ रही, कौन है? कौन सिलेक्टर्स हैं? कौन सिलेक्टर्स हैं? कौन सिलेक्टर्स हैं? कौन नाम लेना,
बहादुर बने। अच्छा पता क्या है, पता क्या है कायरा साहब, मैंने तो आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने दे दिया। आप प्लीज बसरा साहब एक मिनट प्लीज, आप बसरा साहब को असल में आई नो कि आपको सर जाना भी है, मैं आप एक सवाल आपसे पूछना था, ब्रेक से पहले भी मैंने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हम अपने नजरिए पर कायम रहे, नजरिया था रिफॉर्म्स का। मैं ब्रेक में भी आपसे यही बात कर रहा था कि जो रिफॉर्म्स हैं किसी भी किस्म के, वो दूर दूर तक ऑन कार्ड्स नजर नहीं आ रहे। ये किस किस्म का नजरिया है जो फिर इमरान खान साहब के बकौल अभी भी कायम है? आप सिर्फ मुझे बाजवा साहब आप 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, हमारा जो नजरिया था जिस पे हमें वोट मिला, वो सबसे पहले था कि हम पाकिस्तान के अंदर निजाम तब्दीली, सर तब्दीली, अभी देखिए, तब्दीली एक जेनेरिक बड़ी बात है ना। हम आपको पॉइंट तब्दीली कोई ट्रांसलेट कर लें, इस्लाहात तब्दीली अभी देते हैं। 5,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया, तब्दीली। 10,000 का चढ़ गया। आप सुन तो लें सर, सुनी जाए। 20 बिलियन US डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट आज खत्म करके आपको 12 मिलियन में आप ले आए, तब्दीली। आपके फॉरेन रेमिटेंसेस को ऊपर ले गए, तब्दीली। 22 महीनों में आपके मरकजी बैंक यानी स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया, तब्दीली। मुझे रिफॉर्म्स का बताएं ना सर, नजरिया ये नजरिया नहीं था इमरान खान साहब ने, नहीं सर बसरा साहब, एक स्पीच उनकी ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने ये कहा हो इलेक्शन से पहले कि मैं आकर पाकिस्तान के कर्जे यहां तक ले आऊंगा या करंट अकाउंट डेफिसिट इतना कर दूंगा। ये तो बाद में जिस तरह से थिंग्स मूव्ड ऑन वो हमें नजर आया, लेकिन एक्चुअल जो वादा था सर, जो एक्चुअल वादा था, कायरा साहब नजरिए की बात मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कायरा साहब को। अभी मैं कह रहा हूं कि मुझसे बाजवा साहब पूछ रहे हैं, कायरा साहब आप थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस। देखिए, हमने तब्दीली की बात की, मैं आपको यहाँ पे वो बातें गिनवा रहा हूं जो तब्दीली के जुमरे में आती हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम आएंगे, निजाम बदलेंगे। निजाम कौन सा बदलेंगे? कमीशन खोरी का निजाम बदलेंगे। आप ऑडिटर, अभी सुनिए, अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 98% पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब नून लीग की हुकूमत थी 5.7 ट्रिलियन की जो अपना साहब आपकी पार्टी के राजा रियाज साहब बैठ के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं करप्शन बढ़ गई है। सुन लीजिए, मैं राजा रियाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको जो आपका एक सरकारी फिगर अभी आपके जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आए हैं, और सुन तो लेना कायरा साहब होल्ड योर हॉर्सेस की पंजाबी है कि सब्र करो। कायरा साहब उनको पूरा करने दे, जवाब पूरा करने दे। मैंने मैडम रुबीना की तरफ साहब जरा देखिए, मैं आपको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बता रहा हूं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो 5.7 ट्रिलियन की बेज़ाब्तियां थी, जो 98% हमने रिड्यूस की हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम किया है। जो आपकी डिसबैलेंस था ट्रेड के अंदर, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, वो प्राइम मिनिस्टर आपके इमरान खान ने सिग्निफिकेंटली कम किया है। आपके जो बैरूनी कर्जे थे उसके ऊपर सूद की मद में 5,000 अरब रुपया हमने अदा किया है। साहब असल में टेक्निकल बातें हैं, इसमें फिर हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे ना तो फिर डेविल लाइज इन द डिटेल्स। मैं आपको बताइए कि आप अगर ये बात करेंगे, आप सर देखिए, नहीं वो जो अगर इंपोर्ट्स कम किए हैं आपने तो फिर डॉलर बहुत चढ़ा के कम किए हैं, उससे ऑटोमेटिकली कर्जा पाकिस्तान का तिगना हो गया। साहब अच्छा सवाल कर लिया आपने, इसको मैं जरूर सवाल पे जाना नहीं है ना, ये पॉइंट नहीं है अभी यहाँ पे। टाइम थोड़ा, मैडम रुबीना देखें, वो देखें, वो अब उस वक्त से वो वेट कर रही है अपनी टर्न का। आप दोनों आपस में, ये गलत बात है। तो फिर मैं आप कोई जवाब न दूं? नहीं, आपने जवाब दे दिया। आपने बताया कि एक इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी तब्दीलियां इमरान खान साहब लेके आए हैं। मैडम आपसे मेरा सवाल है, मैं कुछ रोज से ये बार बार मेरे जहन में आ रहा है, मुझे इसका खातिर खा जवाब नहीं मिल रहा। इफ यू कुड प्लीज आंसर दिस। इतना क्राइसिस है बकौल आपकी जो लीडरशिप है उसके बकौल पाकिस्तान के अंदर, संगीन हालात हैं, आवाम बेहाल हैं बिल्कुल। आपकी पार्टी की पावर जहां से फ्लो करती है, द शरीफ फैमिली, वो इस कदर खामोश क्यों है? शहबाज शरीफ साहब मान लेते हैं कोरोना में है, लेकिन वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। मरियम नवाज साहबा स्टेटमेंट दे सकती हैं। नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जल्द से जल्द, लेकिन इतने तो माशाल्लाह उनकी सेहत है कि वो कुछ पॉलिसी बता सकते हैं, कोई बातचीत कर सकते हैं। खामोशी क्यों है इतनी? देखिए, ऐसी कतन कोई बात नहीं है कि खामोशी है। तमाम तर लीडरशिप जो है वो बात कर रही है, और शहबाज शरीफ साहब कतन ऐसा नहीं है कि वो कोरोना में है तो वो खामोश हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जब जैसे ही पहले तो इन लोगों को ये लगता था कि वो आएंगे नहीं, इस पर भी बड़े बड़े डायलॉग्स और बड़ी बड़ी स्टोरीज जो है वो बिल्डअप हुई, और फिर सबने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो ना सिर्फ आए बल्कि प्रॉपर तरीके के साथ आते ही उन्होंने मीटिंग्स भी की, अपने लोगों को रेडी भी किया। तमाम जो मेंबर्स थे उन लोगों को कहा गया कि आप अपने अपने हलकों में किस तरह से काम करें, प्लानिंग्स दी गई। तो मेरे ख्याल में ये कहना तो ज्यादती है, लेकिन दूसरी बात मरियम नवाज साहिबा,
क्या इस तरह से कोई खामोशी है? तो ऐसी कतन मैं नहीं समझती कि कोई खामोशी है। जब मरियम नवाज साहिबा मैडम, नवाज शरीफ साहब जब कोई एक बड़ी छोटी सी ऐसी बात वीडियो होती है तो स्टेटमेंट वो देने में हमेशा कोई हर्ज तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब वहाँ से एक छोटी सी वीडियो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अवाम बहुत बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान में इंतहाई बेड़ा गर्क कर दिया है इस हुकूमत ने, मैं जल्द वापस आऊँगा और मैं आप लोगों के साथ हूँ। छोटी सी स्टेटमेंट। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा था शहबाज शरीफ साहब का, तो मैंने माना कि वो पहले भी वो कर रहे हैं, साथ साथ राबता गाला हो गया उनसे। अच्छा कायरा साहब, आप जो बात कर रहे थे, मैं उसको आप जरा पूरा कर लीजिए। आपकी पार्टी जो है इस वक्त, उसकी लाइन ये है कि इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, इमरान खान साहब से हुकूमत, इमरान खान साहब से मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी मैनिफेस्टेशन कह लें, उसका जो प्रैक्टिकल नजर आना चाहिए वो आ नहीं रहा सामने, तो इसकी वजह क्या है? पहली बात यह बाजवा साहब, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में सारी वजाहत कर दी थी। पहली बात यह है कि अभी देखना यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि PIA का जो स्कैंडल आया है, जो 6-7 अरब रुपए का नुकसान होगा, जो उन्होंने पाबंदी लगा दी है यूरोपियन यूनियन वालों ने कि हमारे मुल्क में तोज़े नहीं आ सकती। अभी मैं देख रहा था कि लंदन और उसकी मैनचेस्टर की भी उन्होंने मुअत्तल कर दी है। क्या सारे स्कैंडल इसी गवर्नमेंट के अंदर ही आने थे? तो अगर ये स्कैंडल आ रहे हैं तो उसके ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं। कोरोना की वजह से पब्लिक अगर सड़कों के ऊपर आ गई तो क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ नदीम असगर कायरा थे, रोमीना खुर्शीद आलम साहिबा मौजूद थी, उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म हो गया, ये डायलॉग था, और इस डायलॉग में आपको कौन सही लगा कौन गलत लगा फैसला आपने करना है। अपना फीडबैक हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट पर जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।